सो आज के क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो हॉलिस्टिक है, करंट अफेयर भी रहेंगे लेकिन स्टैटिक भी रहेंगे। तो मेन फोकस इज हाउ टू नो द ट्रिक्स। ओके, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली न्यूज नीलावेंबू कुटीनीर इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नीलावेंबू कुटीनीर एनवायरमेंट में न्यूज में था। वो क्यों न्यूज में था? सिद्धा मेडिसिन, एंडेमिक प्लांट, इन्वेजिव स्पीसीज एंड आयुर्वेद। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये फैक्चुअल है, डेटा पूरा फैक्चुअल है। तो अगर आपको पता नहीं तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है, दिस ऑप्शंस आर वेरी फैमिलियर। अगर आपको पता है तो दैट इज ओके, बट इफ यू डू नॉट नो स्टिल देन ये जो ऑप्शंस होते हैं दे विल ल्यूर यू टू अटेंड। ऑप्शंस बहुत ही इजी, सीधा हम पढ़े हैं सिद्धा के बारे में। एंडेमिक प्लांट वी नो, इन्वेजिव स्पीसीज एक टॉपिक है, आयुर्वेदा एक टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दे विल ट्राई टू, जैसे कि हम एक लोब दिखाएंगे कि आप अटेंड कीजिए, आप वहां पे एक गेस लोगे तो उसी गेस से आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो होता क्या है, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इट्स ए सिद्धा मेडिसिन, ओके, टू ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके, एंड इट्स ए सिद्धा मेडिसिन, रिमेंबर। तो सिद्धा मेडिसिन जो है इट्स ए सेपरेट टॉपिक, जो कि करंट अफेयर क्या है, अभी स्टैटिक के पार्ट भी हो चुका है। उसका जो हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन, उसका ओरिजिन, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ओके, फाइन। And these invasive species is a very important topic in environment. We have covered each and everything about invasive species. उसका legislation क्या है, उसका laws क्या है, कौन सा ऐसा laws है जो कि invasive species को डील करते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट। द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट एक रिपोर्ट का क्वेश्चन भी आने का चांसेस है। द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसका है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट। इफ यू नो यू नो, इफ यू डू नॉट नो अगेन द ऑप्शंस आर वेरी इजी। मोस्टली होता क्या है, 90% चीजें वर्ल्ड बैंक होता है। तो एक जो हम, बिकॉज वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक पीपल, सो मोस्टली इफ यू डू नॉट नो इधर विल गो विथ वर्ल्ड बैंक और एल्स विल गो विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, बिकॉज यहाँ पे एक रेल शब्द है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑप्शंस को जानबूझ के ऐसे प्लांट करते हैं सो दैट अगेन आपका जो अब हमारा जो आंख है वहां से पहले वहां तक जाए जहां पे हमको दिखता है कि ये सही है, बट वो सही नहीं। यूजुअली 80 to 90% आपका पहला इंस्टिंक्ट गलत होता है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस which are out of the box and which we do not know, but it is applicable to those students who have read more. ये लिमिटेड स्टडीज लोगों के लिए नहीं है, जिसने काफी हॉलिस्टिकली कवर किया है, बहुत सोर्सेस से पढ़ा है, अच्छा खासा नोट्स बनाए, उनके लिए है ये। ठीक है, सो फ्यूचर ऑफ द रेल रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज में था और हर साल होता है। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए, पता नहीं चलता लेकिन इसी ने ही यही निकालता है। ठीक है, एंड ये किस क्या है ये रिपोर्ट? यूजुअली दे हैव रिलेटेड ट्रांसपोर्ट विथ एनवायरमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। और आईईए इज ए स्टैटिक टॉपिक। 1974 ऑयल क्राइसिस के बाद ये हुआ था, अंडर ओईसीडी, अंडर ओईसीडी। और आईईए का मेंबर बनने के लिए यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, मैंडेटरी है। दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए। India is not a member of IEA because India is not a member of OECD, because OECD only has developed nations, only developed nations. But yes, India is an associate member. Recent news, associate member of what? IEA, not OECD. Fine, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट गवर्नेंस का क्वेश्चन है।
Consider the following about National Skill Development Corporation. Recently we have covered in our Ministry of Skill का जो हमने PIB किया था, ठीक है, स्कीम्स वहां से किए थे. तो इसके बारे में क्वेश्चन है. It is founded by Ministry of Finance before 2015 as a not-for-profit organization. It is not fully owned by government and works under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Its mandate is to train 150 million people by 2022. Okay, so these are the three options. अब द पॉइंट इज यहाँ पे जो बिफोर 250 ऐसे भी क्वेश्चन जो ट्रैप करने के लिए पुट करते हैं. इफ यू डू नॉट नो कि 2009 पे हुआ था, 2008 पे हुआ था, ठीक है, ये 2009 पे हुआ था, 2009. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. It is not fully owned by the government. Yes, it is not fully owned because it is government has 49% stake. Government has 49% stake and private has 51% stake. It was founded by Ministry of Finance, but it works under Ministry of Skill Development. Both are correct. Yes, its mandate is 150 million by 2022. So 2022 is going on. अभी चल रहा है तो ये न्यूज़ पे है, रेलिवेंट भी है और हमेशा से रहा भी है रेलिवेंट. स्किल डेवलपमेंट का जितना भी इनिशिएटिव्स होते हैं ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले भी करता है. ओके, सो ऑल थ्री आर करेक्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. द चार्टर ऑफ एल्जियर्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो, दिस इज एन IR क्वेश्चन बट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. इफ यू डू नॉट नो यू कांट आंसर. तो कौन से, ये जो चार्टर मतलब काइंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन या काइंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट किसका है, ठीक है. सो द आंसर इज G20, G7, G22, G4. Okay, now the correct answer is G22. It's G22, that is group of 22. The first ministerial meeting of G22 was held at, यहाँ पे हुआ था, एल्जियर्स पे हुआ था, 1967. So this is IR topic, IR static topic. Okay, G20 is important, G7 is important, G4 is important. Each and everything you have to cover, जो हमने IR क्लास में किया भी था. Okay, fine. Next, recently which of the following prepared the charter of patients' rights? ये भी रिसेंटली न्यूज में था. इनमें से किसने प्रिपेयर किया है पेशेंट के राइट्स के लिए, ठीक है, पेशेंट्स के राइट्स के लिए एक चार्टर प्रिपेयर किया, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट. नाउ देखो, वर्ल्ड चारों के चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड है. सो पेशेंट्स है, सो फाइनली एक आइडिया हो जाता है पेशेंट के बारे में कुछ ना कुछ होगा, राइट. सो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक है नेशनल मेडिकल कमीशन, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है. अब देखो, एक वर्ड टर्म है पेशेंट, एक टर्म है राइट्स, ठीक है, बट 3 ऑप्शंस है रिगार्डिंग जो भी पेशेंट और हेल्थ. One option is not totally related to, not only related to patients, it related to rights, it includes everyone. तो किसने ये डॉक्यूमेंट बनाई थी? So the real answer is again National Human Rights Commission. तो पता नहीं चलता है वहां पे. यूजुअली ऑप्शंस जो हमको दिखते हैं वो यूजुअली होते नहीं है, खास करके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा वो ट्रिक डालते हैं यहाँ पे. ओके, सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स बनाई है, एक ड्राफ्ट बनाई है, ठीक है, इट्स अ ड्राफ्ट, ठीक है, जहाँ पे अराउंड 17 राइट्स उन्होंने मेंशन किया है. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज वेरी कीन टू इंक्लूड इट इन सम लॉज और समथिंग. तो इन्होंने बनाया. तो क्वेश्चन इज किसने प्रिपेयर किया है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कांट प्रिपेयर इट. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री डायरेक्टली मतलब एंड में अप्रूव करती है, डायरेक्टली प्रिपेयर तो नहीं करती. देयर आर अदर बॉडीज यूजुअली, जनरली, राइट. तो इट इज NHRC जिसने बनाया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज वेरी कीन ऑन इट. ओके, नेक्स्ट. Next question is which of the following events was called by Subhash Chandra Bose as national calamity? ठीक है,
ये भी एक फैक्चुअल डेटा है मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे जो क्लासेस में डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कौन से इवेंट को बोस ने नेशनल कैलेमिटी बोला था? ओके, और बोले थे, सी गांधी जी डिसीजन टू स्टॉप नॉन कोऑपरेशन बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, ओके, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट सपोर्टिंग द RIN म्यूटिनी 1940s में, और द राउलेट एक्ट। सी दिस फोर ऑप्शंस कहीं ना कहीं लगता है कि दीज आर ऑल लाइक बिग बिग इवेंट्स, कहीं ना कहीं कैलेमिटी टाइप का लगता है। फोर ऑफ द फोर, जलियांवाला बाग भी बहुत ज्यादा लगता है, राइट? बट जलियांवाला बाग इज नॉट द राइट आंसर। जलियांवाला बाग इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज जो गांधी जी ने डिसीजन किया कि चौरी चौरा इंसिडेंट को बंद करेंगे, टू स्टॉप, दैट वाज नेशनल कैलेमिटी। और सुभाष चंद्र बोस वेरी यंग थे उस टाइम पे, उन्होंने ये चीज को बोला था कि इट्स अ नेशनल कैलेमिटी, बंद नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट जलियांवाला बाग, इट्स नॉट दिस, इट्स नॉट दिस। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ऑल इंडिया प्रोपागेंडा फंड was more associated with which of the following events? तो ऑल इंडिया प्रोपागेंडा फंड किसका है? सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बारडोली सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट। सो इफ यू नो यू कैन आंसर, इफ यू डू नॉट नो मतलब अननेसेसरी आपको गेस करोगे, बिकॉज चारों के चारों ऑप्शंस आर वेरी कॉमन ऑप्शंस। तो ऑल इंडिया प्रोपागेंडा फंड किसका है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर नोट्स, इट इज होम रूल मूवमेंट। इट इज एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट, जो कि एनी बेसेंट का था। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा ये फंड एस्टैब्लिश किसने किया था? दिस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय इंदुलाल याग्निक एंड शंकर लाल बंकर। And these two were the followers of, staunch followers of Annie Besant. Okay, so All India Propaganda Fund. Next, एक पॉलिटी का क्वेश्चन, क्यूरेटिव पिटिशन। सो क्यूरेटिव पिटिशन भी हमने पढ़ा है, न्यूज़ में भी है, स्टैटिक टॉपिक है, आज के डेट में काफ़ी न्यूज़ में आता है। सो द ऑरिजिन ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन गोज टू रूपा अशोक हुरा केस। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? एक पर्टिकुलर केस था, एंड दिस केस वाज अ डाइवोर्स केस, रूपा एंड अशोक हुरा केस। तो दिस केस से ही ये क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आया है। ओके, सो दिस वन इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. It's a factual statement, but it is correct. The concept of curative petition is explicitly mentioned in Article 137 of Indian Constitution. See, 137 में concept of curative petition is not explicitly mentioned. 137 article talks about review, not curative. Curative petition comes after review petition. It talks about द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू पिटिशन, ठीक है, ये आर्टिकल 137 से आता है। एंड द क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट वो एक जुडिशियल जजमेंट से आता है, दैट इज द अशोक हुरा केस। अर्ली 2000 में केस हुआ था, 2001 2002, क्लियरली डू नॉट रिमेंबर, बट अर्ली 2000 में आया था। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड इन विंडहॉक डिक्लेरेशन? आयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे डिक्लेरेशन, बहुत सारे कन्वेंशंस न्यूज में कभी ना कभी आते रहते हैं। तो ये विंडहॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, ऑप्शन देखो पहले। ऑप्शन क्या है? वन इज मरीन कंजर्वेशन, वन इज प्लूरलिस्टिक प्रेस, वन इज वेटलैंड एंड वन इज पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, हम एनवायरमेंट, हमको लगता है कि हम मे भी एनवायरमेंट के साथ जुड़ा होगा, बिकॉज एनवायरमेंट हमेशा न्यूज़ में होता है, सस्टेनेबिलिटी न्यूज़ में होता है। तो मोस्टली आप अगर आपको पता नहीं है, आप अटेंड करोगे, मरीन के साथ कोई एक जा सकता है, कोई वेटलैंड के साथ, बिकॉज वाई आई हैव पुट दिस ऑप्शन, बिकॉज दीज आर इन ऑलवेज इन न्यूज़। वेटलैंड हमेशा न्यूज़ में रहता है, मरीन हमेशा न्यूज़ में रहता है।
जो कि न्यूज में रहा है, दे विल ट्राई टू पुट इन द रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि बिकॉज ये सब करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं, सो दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, सो हियर द राइट ऑप्शन इज, इट इज अबाउट प्रेस, pluralistic press. So this Windhoek Declaration was in 1991 for promoting independent press. आज के डेट में प्रेस की भी जो इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं हो पा रहा, राइट? सो इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक प्रेस को प्रमोट करने के लिए एक डिक्लेरेशन हुआ था 1991 में, एंड इट वाज अंडर द यूनेस्को के अंडर हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ही हुआ है, अंडर यूनेस्को। ठीक है, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये न्यूज था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑन 3rd May। ओके, एंड विंडहोक इज द कैपिटल, इट इज द कैपिटल, ये एक जगह है, प्लेस है, इट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया। ठीक है, विंडहोक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट, consider the following statements about Automotive Research Association of India, ARAI। ठीक है, तो ये समथिंग यहाँ से पता चलता है कि ऑटोमेटिव जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, समथिंग रिलेटेड टू दैट होगा, राइट? ठीक है, एक आइडिया आ जाता है क्वेश्चन देख के, आइडिया, क्योंकि द टर्म्स जो है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई बाहर का टर्म नहीं है, अनलेस वी नो और वी डू नॉट नो, वेदर वी नो और वेदर वी डू नॉट नो, एटलीस्ट देख के एक आइडिया हो जाता है, ओके फाइन, इट इज मे बी रिलेटेड टू सम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और समथिंग। सो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अफिलिएटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्ग। ठीक है, नीति आयोग has recognized it as a scientific and research organization. Which of the following are correct? अब ध्यान से अगर देखोगे, दोनों के दोनों सही लग रहे हैं, बिकॉज हियर द वर्ड इज ऑटोमेटिव, तो ऑटोमेटिव मतलब कहीं ना कहीं हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है, लाइक वी थिंक, बट अगेन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, नीति आयोग हैज रिकॉग्नाइज्ड इट एज ए साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लग भी रहा है, हो सकता है नीति आयोग कर भी सकता है, एक साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसको एज ए SIRO रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर इज नन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ARAI is affiliated to Ministry of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries। ठीक है, and who has recognized it? Yes, it is a SIRO in today's time, but it is not Niti Aayog, it is Ministry of Science and Tech। It's Ministry of Science and Tech who has recognized it as a scientific and research organization। तो ऑटोमोबाइल चीज पे वो एक रिसर्च करते हैं, ये एक बॉडी है जो कि रिसर्च करता है, एंड इसी इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करती है। ओके, नेक्स्ट, okay, the town of Auroville in Pondicherry, called as the universal town, is based on the philosophical ideas of which of the following? न्यूज़ पे है, Auroville न्यूज़ पे है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, कवर भी हमने किया था। तो ऑरोविले टाउन किसके नाम से ये टाउन हुआ है? अरबिंदो घोष, नाम से ही पता चल जाता है, अरबिंदो घोष, श्री राजगोपालाचारी, ईवी रामस्वामी नायकर, श्री नारायण गुरु। चारों के चारों जो ऑप्शन है, इफ यू डू नॉट नो, थोड़ा बहुत IQ से पता तो चल जाता है, इट इज अरबिंदो घोष करके, but all the 4 names which I have mentioned here, they are all from South India. Okay, all are from South India। तो श्री राजगोपालाचार्य, नायकर, श्री नारायण गुरु, अरबिंदो घोष, these are all part of contributors of modern history, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर भी किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजगोपालाचारी को बोलते हैं द कृष्णा, द मैंगो ऑफ कृष्णागिरी करके टर्म बोलते हैं इनको। ठीक है, ये भी हमने किया था। तो ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो, बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स और एल्स
मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नेक्स्ट 12. During the freedom struggle, a resolution was passed. A conference was held which passed a resolution that is all power to the Indian people. एक कॉन्फ्रेंस में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसका नाम था द ऑल पावर टू द इंडियन पीपल दैट अर्ज्ड मिलिटेंट एक्शन फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ये कॉन्फ्रेंस किसका था जहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, ऑल पावर टू द इंडियन पीपल? खुदाई खिदमत गर्ज, आरआर कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. सी ऑल ऑप्शंस आर पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि स्टैटिक का पार्ट है, हमारे बुक्स में भी है. खुदाई खिदमत गर्ज 1930 में हुआ था, खान अब्दुल गफर खान. आरआर कॉन्फ्रेंस 1907-8 में शुरू हो गया था, 1920s में भी था. आरआर कॉन्फ्रेंस के बारे में एक यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है, देख सकते हैं वहाँ से. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सुभाष चंद्र बोस का था. ऑल इंडिपेंडेंस इंडिया लीग भी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हियर द आंसर इज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का, जो उनका जो पहला कॉन्फ्रेंस था, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो रिजोल्यूशन टाइटल हुआ था दैट इज द ऑल पावर टू द इंडियन पीपल. ओके, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, इनका प्रेसिडेंट, एक चीज मैं बताना भूल गया, इस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट थे 1940 पे हुआ था. ये पहला कॉन्फ्रेंस था, जस्ट जब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना, सो 1940 में बना, तो पहला कॉन्फ्रेंस, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में ये रिजोल्यूशन हुआ था. तो प्रेसिडेंट कौन थे? ओब्वियसली प्रेसिडेंट रहेंगे सुभाष चंद्र बोस, एंड जनरल सेक्रेटरी थे HV कामत. नाम यू हैव टू रिमेंबर, अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वर एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? वी ओनली नो कि बोस, वी नीड टू नो 2 to 3 मोर नेम्स, ताकि उस लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा तो यू कैन अटेंड. Consider the following statements. Aurobindo Ghosh advocated passive resistance as well as active resistance depending upon the nature of operation. तो yes, he advocated passive resistance भी कर सकते हो, एंड एक्टिव रेजिस्टेंस भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर. ऑब्वियसली अरविंदो घोष का जो लाइफ लाइन, जो स्ट्रगल पीरियड, वो 1910 तक था. उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था. तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस को भी, वैसे तो पैसिव रेजिस्टेंस को उन्होंने ही लाया था, एंड एक्टिव रेजिस्टेंस को भी उन्होंने बोला था, बट इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. दोनों के दोनों सही है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, according to him nationalism is a spiritual endeavor, a religion that has come from God. yes, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमारे नोट्स में डायरेक्ट ये लिखा है जब हम इनके बारे में पढ़े थे, अरविंद घोष के बारे में. सो इट इज अ रिलीजियन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड. नेशनलिज्म को उन्होंने बोला था. तो दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच यू कैन यूज इन अ एसे. नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म का डिफरेंस आएगा अगर एथिक्स में, यू कैन यूज इट. जो कोट हम बोलते हैं, हम कोट से एंड करते हैं या फिर कोट से स्टार्ट करते हैं, यू कैन गिव दिस कोट, इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर फॉलोइंग अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स. राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में पढ़ेंगे. इट इज द अदर नेम ऑफ असम राइफल्स. ओके, ठीक है, देखेंगे सही है या नहीं. सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज अ काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर पे है, डिप्लॉयड इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, देखेंगे. रिसेंटली ए बुक वाज रिलीज्ड कॉल्ड होम ऑफ द ब्रेव which traces the contributions of them in curtailing insurgency operations. देखो 1 and 2, 2 only, 3 only and all. तो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? जो राष्ट्रीय राइफल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आसाम राइफल्स का दूसरा नाम नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो कैन कैंसिल दिस टू. नाउ this looks like correct because if you do not know also, because ये एक हार्डकोर फैक्ट बता रहा है. अगर आप ध्यान से भी देखोगे, एक बुक रिलीज हुई थी जिसको होम ऑफ द ब्रेव बोलते हैं, ये इन्हीं के बारे में हुआ था. एक फैक्ट बता रहा है. अगर उस तरीके से जाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, 3 ओनली. ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से जाते हो कि इट इज एन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
नाउ हियर यू डू नॉट नीड टू नो दिस, बट दिस इज यू हैव टू नो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी के लिए करो, इतना तो जानना पड़ेगा कि कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर है। सो इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखो, सपोज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो वन भी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको क्लियर कट पता है टू तो गलत है ही है, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर पे नहीं है। सो अभी भी आप एक सॉल्व करने का आपका हो सकता है। आप देखोगे ध्यान से, तो अगर आपको 100% पक्का है कि टू तो गलत है, सो टू को आप यहां से कैंसिल करोगे, आंसर बन गया 3 डायरेक्ट। आपको और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं है। सो बेसिक, एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है विच वी नीड टू नो, उतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये जो सारे राइफल्स जो रहते हैं, अभी आसाम राइफल्स भी होगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आएगा ना? हाँ, क्योंकि वो बॉर्डर बॉर्डर पे जो बॉर्डर, हाँ जो डिप्लॉयड बॉर्डर के मिलिट्री आसपास है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आते हैं। ठीक है। ओके। और ये जो राष्ट्रीय राइफल्स है ना, ये दे आर डिप्लॉयड इन JNK। ओके। तो इस हिसाब से करना, द पॉइंट इज आप किस तरीके से एलिमिनेट करते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। आप इस तरीके से करोगे, कोई अगर टू से ना हो के वन से पहले वन को एलिमिनेट करेगा या फिर 3 को करेगा, तो मुश्किल हो सकता है, आंसर बनेगा नहीं वहां से। 50% होगा, 50% अगेन यू विल बी स्टक। ऑलवेज देयर इज अ वे हाउ टू अप्रोच। 2 to 3 एलिमिनेट मेथड्स होता है, लाइक व्हिच स्टेटमेंट टू पिकअप। आप पहले कौन सा स्टेटमेंट पिकअप करते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। आपके पास नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज तो जरूरी होना ही होना है, अदरवाइज आंसर सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट ये जनरली वहां पे होता है कि आप किस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट को पहले पकड़ते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, असम राइफल्स इज अंडर होम। यस यस, असम राइफल्स इज अंडर होम, डिफेंस के अंडर में नहीं है प्रथमेश। असम राइफल्स होम के अंडर है। ओके सर। ऑल आर नॉट अंडर डिफेंस। थोड़ा देख लो, मोस्टली डिफेंस के अंडर रहता है, लेकिन एक ऐसा कर सकते हैं, एक नोट्स बना दो जितना सब जब इंसर्जेंसी और काउंटर वो ऑपरेशन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका देख लो, मोस्टली वो डिफेंस का रहते हैं। जो एक दो होम के उनको अलग से याद कर लो, तो वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। असम राइफल्स इज अंडर होम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 15 क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मतलब हम इतना पढ़ते हैं, हम गैजेट के बारे में इतना पढ़ते हैं, हमेशा हमारा पॉलिटी पढ़ लो या फिर कोई भी गवर्नेंस देख लो, ये वर्ड आता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है हम। तो वहीं पे ही आएगा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गैजेट ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं ना, इट विल बी पब्लिश्ड इन द गैजेट। तो गैजेट के बारे में भी जानना जरूरी है। ओके, सो एक मिनट। Yes. So it's an authorized legal document that publishes all official notices. ठीक है, ठीक है, ओके, इट इज ओके, ये लग रहा है सही। ऑब्वियसली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सब नोटिसेस पब्लिश होती है। यस, दिस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब थोड़ा माइंड पे कंफ्यूजन हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कैसे हो सकता है, गैजेट काफी बड़ा चीज है, ये तो हाउसिंग और अर्बन में क्यों पब्लिश होगा, तो यहाँ पे एक डाउट आता है। ओके, देखेंगे। Point number 3, the Department of Publications under Ministry of Home Affairs is headed by Controller of Publications। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो इसमें 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 जो है, इट इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। मोस्टली क्या होगा, व्हेन यू इन रियल टाइम यूर सॉल्विंग, आप इसको गलत मानोगे, तो आप क्या करोगे, 2 को कैंसिल करोगे, 2 को कैंसिल करोगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। तो 2 को आप कैंसिल करोगे, लेकिन यहाँ पे 2 इज करेक्ट। यहाँ पे 2 इज करेक्ट। द गैजेट ऑफ इंडिया कम्स अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रिंटिंग। याद रखना, द गैजेट ऑफ इंडिया, आप नोट्स बना सकते हो, द गैजेट ऑफ इंडिया कम्स अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग कॉमा डिपार्टमेंट ऑफ, एक मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस।
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, एंड दिस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इज हेडेड बाय, दिस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इज हेडेड बाय कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, बाय ए कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स लिखा है, ये गलत है। लगता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा क्योंकि गैजेट एक इतना बड़ा चीज है, होम अफेयर्स के अंडर में ही होगा, लगता है, बट है वो गलत। ओके, सर यही वाला वो भी पब्लिश करता है ना, इंडिया 2020 2021 यस वाला। यस यस। तो गैजेट के बारे में भी जानना जरूरी है, बिकॉज एनी टाइम दे कैन आस्क, इट्स नॉट, इट्स टोटली रिलेवेंट, बिकॉज ये टर्म जो है काफी बार हमारे मैगजीन्स में, करंट अफेयर में कहीं ना कहीं आते हैं दिस वर्ड, बुक में तो बहुत बार लिखा है, लेकिन इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ओके, द रिसेंटली द टाउन ऑफ अयोध्या वाज इन न्यूज, ये न्यूज में है। ओके, इन एंशियंट 6th सेंचुरी बीसी, जो कि महाजनपद, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एंशियंट नोट्स, इट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, सिंपल क्वेश्चन, बताओ कौन सा है। अयोध्या किसका, कौन से किंगडम, जो 16 किंगडम्स थे, कोसाला, डायरेक्ट। हमने 16 किंगडम्स का ईच एंड एवरीथिंग कवर किया था, कौन से टाउन पे है, आज के डेट में कौन सा टाउन इनके साथ रिलेशन पे है, या फिर आसपास का कोई रिवर्स हो गया, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, कोशाला, ठीक है। नेक्स्ट, consider the following about national seismic program. It aims to undertake a fresh appraisal in all sedimentary basins across India to have a understanding, to have an understanding of the hydrocarbon potential, ठीक है। सेकेंड, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब ध्यान से, अभी हो सकता है अर्थ साइंसेस, बिकॉज अर्थ साइंसेस भी ये सब काम कहीं ना कहीं डील भी करता है, ओके फाइन, हाइड्रोकार्बन के लिए करता है, बट हियर इट इज नॉट अर्थ साइंसेस, इट इज, कोई बता सकता है कौन सा मिनिस्ट्री है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ये जो नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम है, नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये स्कीम का टॉपिक का पार्ट है। जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के पीआई भी रिव्यू करोगे, ईयर एंड रिव्यू, आपको ये भी मिलेगा वहां पे, और भी स्कीम्स आएंगे, ये भी है, होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक फ्रेमवर्क का नाम बता देगा और पूछ लेंगे कि ये किसका है और क्या है। द इक्विटी फ्रेमवर्क और इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से ऑप्शन को देखो, एक है यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके ये भी एक स्टैटिक पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन में यूनाइटेड नेशन के टॉपिक में काफ़ी कुछ इसमें हमने पढ़ा है। इट इज द यूएन इकोसॉक गाइडलाइंस टू ब्रिंग सोशल इक्वलिटी। अब पॉइंट इज, आप इस इक्विटी वर्ड को देखोगे और यहाँ पे इक्वलिटी है, तो काफ़ी लिंक हो रहा है, ठीक है। इफ यू डू नॉट नो, सो यू हैव टू टेक अ चांस, अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ाना है तो आपको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बाय बैंक्स टू एनकाउंटर अनफोर्सिन रिस्क, दिस इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये इकोनॉमी का करंट अफेयर का एक पार्ट है। अगर आप ध्यान से करंट अफेयर पढ़ो, अभी तो ये स्टैटिक बन गया, तो इट इज ऑल्सो फ्रॉम ए करंट अफेयर बट टेकन इन द रॉन्ग ऑप्शन, उन्होंने नहीं, मैंने ही प्लान किया है, ठीक है। सेबीज कैपिटल स्टॉक मार्केट गाइडलाइंस, सेबी का जो कैपिटल स्टॉक मार्केट, कहीं सेबी भी इक्विटी, अगेन द वर्ड इक्विटी, सेबी कहीं ना कहीं लिंक करेगा, आपका माइंड पे रियल टाइम पे लिंक करेगा। थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ क्लाइमेट टारगेट्स अमंग नेशंस। तो यहां पे ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा जो डी ऑप्शन है ना, इट टॉक्स समथिंग एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट टारगेट्स है, कहीं ना कहीं हम जो बर्डन है सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज का सब साथ लेके करेंगे, राइट।
इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क, दिस इज द राइट आंसर, जो कि लगता नहीं है, बिकॉज आप इक्विटी के साथ 100% माइंड आपका कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे नहीं जाएगा। बिकॉज क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द पॉइंट इज दे विल प्ले विथ आवर माइंड्स, दीज आर द थिंग्स वेयर दे प्ले विथ आवर माइंड्स। कैपिटल तीनों के तीनों आपको माइंड खराब करेगा, और आप क्या करोगे, आप इस तीन में से ही चूज करोगे आंसर क्या है, और आपका वहां पे एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्लस वेरी हाई चांस यू अटेंड एनी 3 ऑफ दिन एंड यू गेट द नेगेटिव मार्क्स। देखो कितना यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, कितना डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और ये जो इक्विटी फ्रेम, तो द करेक्ट आंसर इज दिस, और इसका जो स्टैटिक पार्ट है अभी बता देता हूं, नोट डाउन कर लो। इक्विटी रेफरेंस फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैटिक पार्ट यूएनएफ ट्रिपल सी, एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। It is a framework of UNFCCC against climate change to redistribute the burden gap to meet the targets of both developing and developed countries. Equity reference framework. Now, this is a static topic. This always they use it. Today, climate change is a big issue. Yes, about burden of climate change targets, they are talking. Yes, it's an issue. So, this question becomes very relevant. Difficult, but relevant. ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन गो थ्रू दिस इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, इट्स एन इकोनॉमिक टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में आप इंटरनेट से देख सकते हो, वेरी इजी, मतलब जस्ट अ स्मॉल टॉपिक, कुछ खास नहीं इसमें, फिर एक जान सकते हो कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Consider the following about National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security. न्यूज में रहता है ये NCS MCS, जब आप IR पढ़ोगे, मैरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी एक चैप्टर भी है, मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है, तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो इट इज द बॉडी कोऑर्डिनेट्स ऑल मैटर्स रिलेटेड टू मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। यस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, पता चल जाता है। इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अब कोस्टल है, मैरीटाइम है, तो हाँ हो सकता है सेक्रेटरी जो ब्यूरोक्रेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसको हेड करता है। इट लुक्स वेरी इजी, मतलब हमारे आंखों को ये लगता है कि ये सही है, बट ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। याद रखना, NCS MCA जो हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर में, इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। अगर यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी आता तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई कैन बेट उसको गलत करेंगे। आप सोचोगे कि कोस्टल में कैसे इसको कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे करेगा हेड, नहीं करता है, या हमको पता नहीं है लेकिन करता वही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स। ये भी न्यूज में था, ओके। ये अभी भी न्यूज में है, ये ओल्ड स्कीम नहीं है, ये अभी भी न्यूज में है। दिस प्रोजेक्ट विल हैव 2 वर्टिकल्स, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान। इट विल मेक ओनली मेजर पोर्ट्स क्लीनर एंड ग्रीनर, ठीक है। दिस इनिशिएटिव कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अब पॉइंट क्या है ना, चलो इसको हम मान के चलो सही है, हाँ हो सकता है स्वच्छ भारत ग्रीन पोर्ट ही हो सकता है। अब द पॉइंट इज हियर ओनली, तो जब ओनली है तो मोस्टली एक प्रेसिडेंस है कि आज के डेट में ओनली का मतलब वो गलत होता है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूपीसी को भी पता चल चुका है, ठीक है। येस, इट इज करेक्ट। अगर आप इसको गलत मानोगे तो आप ये कर दोगे तो ए में आप करके आओगे, अगेन रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव मार्क। इट इज करेक्ट, दिस इज द यूनिक पॉइंट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। इस पोर्ट का इनिशिएटिव का काम है, येस ओनली मेजर पोर्ट्स को ही क्लीन बनाएगा, ओनली मेजर पोर्ट्स, ओके। और मिनिस्टर सारे पोर्ट्स को करना वैसे भी फिजिबल भी नहीं है, इतने सारे पोर्ट्स है, तो जो इम्पोर्टेंट होंगे, नहीं इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ओनली मेजर, माइनर पोर्ट्स नहीं है यहाँ पे मेजर और माइनर के डिफरेंस है, ठीक है। सिर्फ मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट्स का ये
इनिशिएटिव है नहीं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following are indicators in the World Bank ease of doing business report? अब ease of doing business report में बहुत सारे इंडिकेटर्स है। अराउंड कितना इंडिकेटर्स है? 10 इंडिकेटर्स है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 10 से में से 10 इंडिकेटर याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट एक दो ऐसा रिलेटिव नहीं, मतलब एक रिलेटेबल स्टफ याद करना है जो कि वहां पे नहीं है। सी स्टार्टिंग ए बिजनेस है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, आईपीआर रिजिम है या नहीं बताओ। सी आईपीआर रिजिम, पेइंग टैक्सेस है, ये नहीं है। आपका आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजिम कैसा है कंट्री में, दे डू नॉट सी इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, रिमेंबर। अब तो ये हटा दिया ना सर, कौन सा? ये इसको स्क्रैप कर दिया, कुछ आया था न्यूज़ में। वर्ल्ड बैंक ने स्क्रैप कर दिया? ये तो हाँ, हर साल कुछ करप्शन वाला सीन था चाइना का, लेकिन तो आई थिंक हटा दिया इसको। इन्होंने सर इस साल का वो जो आने वाला था ना, वो उसमें कुछ तो कमियां थी, इसलिए वो अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा था वो। जो भी है, हटा जो दिया भी है, था। अगर भी आगे भी करेंगे तो अभी फिलहाल के लिए वही 10 इंडिकेटर है ना। यस यस। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। अभी हटा दिया, आज हटा दिया, कल ले आएंगे। वो तो देखो, इट इज ऑल्सो बेस्ड, वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड भी होता है, क्योंकि जो इंडिकेटर एक कंट्री को अच्छा लगता है दूसरे कंट्री को अच्छा नहीं लगता है, तो इट्स अप टू देम, वर्ल्ड बैंक के ऊपर है। ठीक है, बट याद रखना कि अभी तक आईपीआरिज्म का इंडिकेटर नहीं है। Okay? बाकी 7 इंडिकेटर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स में, ये अवेलेबल होता है हर जगह। ओके, 22, ओके, ये भी आईआर का क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का क्वेश्चन है, किया हमने। सो द जीएसपी, ये जीएसपी के बारे में, दैट इज अ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इज एन एक्सेप्शन टू द एमएफएन कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसपी वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय डब्ल्यूटीओ। बताओ। अब ये तो सही है, ठीक है, ये जो जनरलाइज्ड सिस्टम प्रीफर, मतलब थोड़ा बहुत प्रेफरेंसेस मिलता है। एमएफएन क्या है? एमएफएन में प्रेफरेंस नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? आप सबको सेम काइंड ऑफ प्रेफरेंस आप करोगे, मतलब अगर मैं टैरिफ इसका कम करूं, तो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन में आप अग्री करते हो या फिर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, तो यू हैव टू डू इट फॉर देयर ऑल्सो। एक कंट्री के लिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब 2 कंट्री के बीच में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये बोथ ऑफ देम आर, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एज एमएफएन। बट apart from that, there is a GSP system where you can do a tariff, मतलब you can do a छोटा मोटा discrimination आप कर सकते हो, there is an exception. So this GSP is an exception to the MFN. If you know what is GSP, then you can clearly understand this statement. And if you know MFN concept, so ये conceptual level का क्वेश्चन है जो कि IR का है। MFN बोलता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, जो कि WTO का, वही WTO और एक भी GSP से बोलता है कि आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और जो भी है। ठीक है, तो ये तो सही है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय डब्ल्यूटीओ। लगता है डब्ल्यूटीओ के अंडर में ये जीएसपी है, अग्री, बट दिस कंसेप्ट वाज नॉट कंसीव्ड फर्स्ट बाय दिस, इट वाज कंसीव्ड फर्स्ट, तब कंसीव हुआ था जब डब्ल्यूटीओ बना ही नहीं था, 1960s में कंसीव हुआ था बाय अंकटाड। अंकटाड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम देखता है, यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटन ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने उसको एक अच्छे से चेहरा दिया, या फिर उसका एक एक्सप्लिसिटली उसने अपने रूल्स पे रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या है? ओके, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के बारे में है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय थिंक टैंक नीति आयोग इन 2014। अब बताओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम आजकल पढ़ रहे हैं जब 2014 के बाद, बिकॉज वो तो जन धन योजना, ये सब स्कीम्स 2014 के बाद ही आए हैं। फाइन, देखेंगे ये सही है या नहीं।
फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बताओ ये कौन उसको करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डिपार्टमेंट है, वी नो देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स। रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर दीपम, फिर और 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट नीति आयोग ने लेके नहीं आए थे, रिमेंबर, आरबीआई लेके आया था 2005 में। नाउ सी, फाइनेंशियल इनक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे बुक्स में, या फिर हमारे करंट अफेयर में, या फिर हमारे प्रिपरेशन में ये वर्ड आता है। अब उसके बारे में भी जानना है, ये कहाँ से आया था? आरबीआई लेके आए थे 2005 में। ठीक है, एंड ये कौन करता है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो करता है, बट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं करता। ये तो बजट करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये नहीं करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वही करता है। थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक अफेयर्स क्यों करे। इकोनॉमिक बहुत बड़े लेवल पे है, वो तो बजट वो काम करता है। तो व्हाट फाइनेंशियल सर्विसेज विल डू देन? ये न्यूज में भी रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सो हियर बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट। one more department of, yes, one more department has been added, department of public enterprises। ठीक है, ये भी हमने न्यूज पे पढ़ा है। ओके ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोरंटो प्रिंसिपल। टोरंटो प्रिंसिपल क्या है? ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ एक सरप्राइज वे पे आ जाता है। ओके, एक एक क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा बहुत आपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो आप सही कर सकते हो। थोड़ा बहुत यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज योर ब्रेन एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। इट्स काइंड ऑफ ए चेस गेम। ठीक है, it is a fossil fuel divestment strategy that aims to move investments away from coal companies। okay, देखेंगे, one statement is a very explicit statement। सपोज मान लो कि we do not know anything about this question but how to attend। एक जो गेस जो होता है ना, एक हम इंटेलिजेंट गेस लेते हैं। इट एम्स टू, सेकंड स्टेटमेंट, एम्स टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2014। अब देखो, ये जो पेरिस एग्रीमेंट जो है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो है ये वेरी कॉमन टॉपिक है। इट इज वेरी कॉमन टॉपिक। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट हमने काफी चीजें पढ़ा है। अब देखो, टोरंटो प्रिंसिपल ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें साइड में आए हैं, ऑब्वियसली आउटसाइड द स्कोप ऑफ इवन FCCC, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइड इनडायरेक्ट और डायरेक्टली दे इंप्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। If today you plant a tree, if you yourself plant a tree or do anything related to environment, so you are also कहीं ना कहीं implementing the Paris Agreement, right? Yes, it aims to implement the Paris। So अगर यहाँ पे आएगा it is under the Toronto Principle is under the Paris, then it will be wrong। It is not under। हमने इतना Paris Agreement पढ़ा है, तो उसका हमने टोरंटो प्रिंसिपल के बारे में वहां पे तो नहीं पढ़ा है एनवायरमेंट में। तो yes, it aims to implement, this is तो करेक्ट। तो अगर इसको आप करेक्ट लेके चलोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये भी सही होता है। इट्स ऑल अबाउट दैट इंटेलिजेंट गेस। अगर ये सही होता है तो आप मुझे प्रूफ करो कि ये गलत कैसे होगा। ये वही तो करता है, फॉसिल फ्यूल डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। हम फॉसिल फ्यूल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम रिन्यूएबल सोर्सेस पे करेंगे। वही कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट भी तो वही है। टू अचीव दैट वी हैव टू डू दिस, डू अवे फ्रॉम आवर, वी हैव टू टेक अवे आवर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फॉसिल और कोल। तो अगर ये सही होता है तो ये सही होता है। तो ऐसे करके एक आप इंटेलिजेंट गेस ले सकते हो एग्जाम पे। ओके, नेक्स्ट, द नेचुरल कैपिटल डिक्लेरेशन। एनवायरमेंट का पार्ट है, एनवायरमेंट हमने पढ़ा भी है। द नेचुरल कैपिटल डिक्लेरेशन वाज लॉन्च्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? रियो समिट, रियो 10 जो कि 2002 पे है, रियो 20 जो कि 2012 पे है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जहाँ से सब चीज शुरू हुआ था। यहाँ से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है 1972 के बाद ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हुआ था, UNEP। ओके, तो ये नेचुरल कैपिटल डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था?
याद रखना, इट्स डायरेक्ट क्वेश्चन। नेचुरल कैपिटल डिक्लेरेशन जो कि हमने एनवायरमेंट में भी पढ़ा था, ये रियो 10 पे हुआ था, ये रियो 20 पे हुआ था, ठीक है, ये रियो 20 पे होता, दैट इज 2012 में। सो दीज ऑल, ये 1992 पे हुआ था। सो इसका सब डिटेलिंग यू हैव टू डू, जो कि हमने एनवायरमेंट में भी किया था, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट 26। आज हम 30 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, ताकि एक आइडिया हो जाए। द इक्वेटर प्रिंसिपल्स समटाइम्स इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब इक्वेटर प्रिंसिपल्स क्या है? नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, नॉर्थ साउथ, तो इक्वेटर कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ को डिवाइड करता है, तो आपका माइंड जा सकता है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज साथ में, डेवलप्ड कंट्रीज विल कोऑपरेट और हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, थर्ड biological diversity, fourth environmental and social risk in project. Now mostly you will go with either A, that is north south cooperation, or you may go with biological diversity, because these are very common topics। कहीं ना कहीं न्यूज में बहुत इतना होता है कि we get attracted toward these words, biological diversity, sustainable development, these are the words we get attracted, right? These are wrong in this question, these are wrong। Correct answer is D, ठीक है। so equator principles, इक्वेटर प्रिंसिपल्स जो है ये 2003 की बात है। 2003 में कुछ प्रिंसिपल्स लाया गया था। दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क्स, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, और जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं केस स्टडीज हैं या फिर कोई गाइडलाइंस हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द एनवायरमेंट एंड सोशल रिस्क, एनवायरमेंट एंड द सोशल रिस्क इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। मतलब आप जब प्रोजेक्ट में कोई फाइनेंस करते हो, वहां पे क्या एनवायरमेंटल रिस्क है, क्या सोशल रिस्क है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस इक्वेटर प्रिंसिपल्स में लिखा गया है। सर इसमें इक्वेटर नाम क्यों दिया है, क्या कुछ आइडिया है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ओके। बस एक दिया गया है इक्वेटर प्रिंसिपल्स। फाइन। 27, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट यूनेप एफआई। ये भी न्यूज पे रहा, ये आज का डेट में ये स्टैटिक पार्ट हो चुका है। फाइनेंस इनिशिएटिव जो कि यूनेप का है, यूनेप 1972 पे आया था आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972, ठीक है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अमंग द यूनाइटेड नेशंस टैकलिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ये सिंपली एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो कि यूनेप ने और जितने भी ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर है, यूनेप प्लस द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि बड़े बड़ी कंपनीज हैं, जो कि बैंक्स हैं, वो सब मिलकर कैसे हम फाइनेंस करेंगे एनवायरमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, ये वही एक इनिशिएटिव है, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ठीक है। ओनली 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया आर यूनेप एफआई सिग्नेटरीज। यस ओनली 2 इस जो एफआई ये जो इनिशिएटिव का सिग्नेटरी है। और वो कौन है? एक है आईएलएफएस, जो कि एक एनबीएफसी है, जिसका अभी न्यूज़ पे था, ये पूरा फेल हो गई थी अभी, और एक है यस बैंक। आईएलएफएस एंड यस बैंक। आईएलएफएस इज एन एनबीएफसी, क्योंकि न्यूज़ पे भी था अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन ध्यान से देखो, कितना मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन लाइक इट विल लीव यू टू अटेंड द रॉन्ग ऑप्शन। ध्यान से देखो, द एक्सरे इमेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, द एक्सरे इमेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स इज अ पब्लिकेशन, एक पब्लिकेशन आता है, मैगजीन आती है, ठीक है। ये किसका है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, IUCN, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यूनेप। अब चारों के चारों जो ऑप्शन है, ये सब कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, वी गो थ्रू दिस, वी स्टडी दिस इन डिटेल, पढ़ते हैं, करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो वाइल्ड लाइफ में ये आ जाता है, IUCN भी वाइल्ड लाइफ में है, WCC भी एक बॉडी है जो कि कहीं ना कहीं क्राइम्स, ठीक है, क्राइम्स को मैनेज करती है या फिर एक्शन लेती है, और यूनेप।
तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले मोस्टली क्या होता है, WCCB को आप यहाँ पे कैंसिल करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्राइम अगर कोई करता है उसको अरेस्ट करता है, या फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो सब काम करते हैं। वो एक मैगजीन क्यों करेगा? यूजुअली मैगजीन कौन करता है? WWF करता है, IUCN करता है, यूनेप करता है। लेकिन अगर इन दोनों के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो आप पहले तो यूनेप को कैंसिल करोगे, मोस्टली आप IUCN के साथ जाओगे और वाइल्ड लाइफ फंड के साथ जाओगे। आप इनके बारे में सोचोगे एंड यू विल वेस्ट योर टाइम, बोथ आर रॉन्ग, यूनेप इज रॉन्ग। द राइट आंसर वही है जो आपने पहले जिसको कैंसिल किया था, दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये करता है, आप WCCB के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। एक्सरे इमेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का एक पब्लिकेशन है, उनका मैगजीन है, वहाँ पे वो सब लिखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के बारे में। सर अगर प्रोडक्ट्स वर्ड भी अगर ध्यान में आया तो भी ये आ सकता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट जो अभी मंगूस्का वगैरह जो ब्रश वगैरह यूज करते हैं तो वो इलीगल ये करके ही हाँ, वो उस हिसाब से अगर जाओगे, जो कि बहुत सारे WCCB का, जैसे मैंने कल अपने चैनल पे एक डाला था, जितना भी सब ऑपरेशन थंडरबर्ड, ऑपरेशन सेव कर्मा, बहुत सारे ऑपरेशन, मंगूस का भी एक ऑपरेशन है, वो सब WCCB करते हैं। अगर उस हिसाब से जाओगे तो आप WCCB आ सकते, लेकिन द पॉइंट इज आपका जो माइंड है ना, वो पहले वो वाइल्ड लाइफ पे जाएगा। और अभी क्या, अभी द पॉइंट इज वी आर डिस्कसिंग, तो एक कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहता है कि हम सब मिलकर साथ में भी आंसर सॉल्व करें, तो एक हो जाता है। लेकिन रियल टाइम पे होता क्या है ना, रियल टाइम पे आपका जो आइज है, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, बट द पॉइंट इज WCCB, हमने जो अपने प्रिपरेशन में WCCB के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, काइंड ऑफ ए वाइल्ड लाइफ पुलिस है ये WCCB। ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा ध्यान से, आराम से, सोच समझ के आंसर देना। ओके, 29 क्या है? ओके, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ये इको का पार्ट है, न्यूज़ पे भी है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हम कब पढ़े हैं? हम इसको सेबी में पढ़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चलता है गवर्नमेंट बाय RBI, नो। तो वन कैंसिल करो, आंसर मिल गया। अगर आपको इतना भी पता है कि ये सेबी के अंडर में गाइडलाइंस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, तो आपका आंसर बन गया। द इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डे टू डे कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम, यस। इट एक्सक्लूड्स चिट फंड बिजनेस एंड निधि कंपनीज, यस। अगर आपको पता भी नहीं है ना, सिंपली आपको पता है ये सेबी का है, आपका आंसर बन जाता है। डिटेलिंग भी जरूरत नहीं है, बट यस, ये क्वेश्चन ऐसा है, कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू नो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में, जो कि इको का पार्ट है, इको करंट अफेयर। चिट फंड कंपनीज और निधि कंपनीज को एक्सक्लूड करता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन रोड्स कांग्रेस क्या है? इंडियन रोड्स कांग्रेस, इट इज ए NGO, it's an NGO association of the transport sector. Okay, it updates the minimum technical requirements for roads. ठीक है, it is the apex body for road engineers in the country. अब कौन सा सही है? अब देखो, it is a NGO association of transport sector, अगर ये जो चीज है ना, ये गलत है। लगता है ये NGO है, लेकिन ये NGO नहीं है। ठीक है, इतना भी अगर आपको पता है, कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है। इट अपडेट्स द मिनिमम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रोड्स, हाँ, ये वेरी कॉमन स्टेटमेंट, कॉमन करेगा वो। इंडियन रोड्स कांग्रेस क्यों नहीं करेगा? क्यों अपडेट नहीं करेगा? कर सकता है। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर रोड इंजीनियर्स, यस। इट इज द अपेक्स बॉडी फॉर रोड इंजीनियर्स, यस। ये जो IRC है, इट वाज सेटअप एज एन सेमी ऑफिशियल बॉडी in 1934 and was set up as a registered body or society, sorry, registered society in 1938. ठीक है, so 2 and 3 are correct. So this is the way how to solve. मेरा क्लास लेने का ये था कि मकसद था कि हाउ टू सॉल्व वो चीज़। अगर आप प्रैक्टिस, सो 30 क्वेश्चन जो आपने आज किया, आपका 30 क्वेश्चन आपने खुद किया आज, बिकॉज यहाँ पे मैं जो करा रहा हूँ खुद आपके थ्रू ही करा रहा हूँ, राइट। तो ये 30 क्वेश्चन के बाद जो आज आप नेक्स्ट 70 क्वेश्चन या फिर 50-70 जो सेल्फ स्टडी में करोगे, जहाँ से भी करो, आइडिया इस हिसाब से आपको लेना है। जो आइडिया है किस तरीके से आपको यूज करना है वहाँ पे,
फिर आपको देखना आहिस्ता आहिस्ता जब यूज़ करोगे 10-15 दिन 20 दिन 25 दिन आप कंटिन्यूस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो IQ पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे, आपका आंसर का जो जितना भी आपका क्वेश्चंस रिटर्न आ रहा है मार्क्स वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। सर ऐसे कितने हाँ। टेस्ट सीरीज होंगे आपके पास? मेरा टोटल अभी तो मेरे पास 1400 क्वेश्चंस हो जाएंगे ओ और हो 1388 चल रहा है अभी आज के टुडेस टाइम पे, तो 1400 तो 1-2 दिन में हो ही जाएंगे फिर। और मेरा हर एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इट विल टीच यू समथिंग। एक तो आपको एक न्यू इन्फो देगा, प्लस जो डिस्कस हम करेंगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बट द थिंग इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर सेल्फ स्टडी, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर ओन प्रैक्टिस, आप जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।